वीडियो स्टार्ट होने से पहले मैं बता दूं कि ये पार्ट दूसरा पार्ट है। पहला पार्ट मैंने पहले ही अपने यूट्यूब चैनल पे डाल रखा है। जिन्होंने अभी उसे नहीं देखा वो उस पार्ट को पहले देखा है, उसके बाद ही इस पार्ट को देखे। ठीक है, तो फिर ये वाला भी जो पार्ट है ये लास्ट पार्ट के बाद से ही शुरू होता है, जहाँ पर हम अपने एमसी को देखते हैं और ये बैठ करके लाइब्रेरी में किताबें पढ़ रहा होता है। तभी इसके ऊपर से बहुत सारे बुक्स आकर के गिर जाते हैं। तो फिर वो बोलता है कि अरे यार, ये भी अभी तक से यहाँ पर भी नहीं है, आखिर थर्ड बॉस है कहाँ पर। तभी अपना एवन आता है और वो बोलता है कि यंग मास्टर, मैंने दूसरे बच्चे को भी रेस्क्यू कर लिया जैसा कि आपने मुझे बताया था। इस पर अपना एमसी और ज़्यादा भड़कते हुए बोलता है कि भाई, तुमने उस बच्चे पे काइंडनेस तो दिखाई ना भर भर करके, जैसे मैंने तुम्हें बोला था कि एकदम उस पर भर भर के काइंडनेस दिखाना है। तो इस पे एवन भी बोलता है कि हाँ हाँ बिल्कुल, मैंने उसको ट्रैफिकिंग होने से बचा दिया है। और अभी इससे पहले वो बात पूरी कर पाता तब तक से अपना जो पीछे का गेट है उसे कोई लात मार के पूरी तरीके से तोड़ करके एंट्री करता है। और हमें बताया जाता है कि ये है एमसी का दूसरा भाई जिसका नाम है टोनियो। और ये आते आते बोलता है, ओ हो मेरे छोटे भाई, कैसे हो? मैंने सुना है कि आजकल तुम जो कि अनपढ़ है आजकल काफी ज्यादा पढ़ने लिखने पे ध्यान दिया है। ओए तुम बताओ, तुम्हारा बड़ा भाई बात कर रहा है, तुम उसे जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? ठीक है, अब इस पे अपना एमसी बोल रहा होता है कि ये कौन सा भाई, एकदम चूतड़ में दर्द है। आखिर असली बंदा इसे हैंडल कैसे करता होगा? मुझे तो लग रहा है कि मैं इस बंदे के चेहरे पे अभी एक घुसड़ लगा दूं। लेकिन 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 भाई वो क्या करता है, सोचो नेक्स्ट क्या करेगा। वो तुरंत उसके पैरों में गिर जाता है और वो बोलता है कि ओ मेरे प्यारे बड़े भाई, लगता है कि आप अब इस लाइब्रेरी का यूज करने वाले हैं, तो फिर अब मैं यहाँ पर से जाता हूँ। तो फिर जो दूसरा वाला होता है, टोनियो होता है, वो भी बोलता है कि बहुत खूब, तुम अपनी जगह को जानते हो। और इतना वो बात को पहले पूरा बोल पाए, तभी एक कोई चीज बहुत तेजी से उसके चेहरे के सामने से आती है और जाकर के दीवार में लग जाती है। हमें दिखाया जाता है कि ये एक प्यारा सा चाकू होता है। ठीक है, और गेट के यहाँ पर से कोई बोलता है कि ओहो, ये सुबह सुबह कौन यहाँ पर इतना फालतूगिरी मचा रखा है। हमें बताया जाता है कि ये बड़ा भाई है जिसका नाम है लियो। वो कह रहा है कि मैं सुबह सुबह नहीं चाहता कि इस घर में खून बहे, इसीलिए मेरे आंखों के सामने से दफा हो जाओ बेवकूफों। इस पर टोनियो भी बोलता है कि ओ बड़े भाई, कम से कम स्टडी में घुसने से पहले आप ये जो ब्रोथल की स्मेल आपसे आ रही है, इसको तो कम से कम हटा देते। आप पूरी स्टडी को खराब कर रहे हैं। इस पर लियो भी बोलता है कि ओ हो, बोल कौन रहा है, देखो तो, जिसमें से ड्रग्स की स्मेल आ रही है। और ये दोनों आपस में लड़ रहे होते हैं, लेकिन अपना जो मेन कैरेक्टर होता है एलॉन होता है, ये पीछे से भाई एकदम बकैया बन करके चुप चुप से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा होता है। वो बताता है कि भले ही गेम में जो प्लेटियो फैमिली होता है वो बहुत कम टाइम के लिए आता है, लेकिन रियल लाइफ में उनका इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा है। भले ही ये दो स्कमबैग्स हों, लेकिन इनमें से एक जो है वो अंडरवर्ल्ड का राजा है और दूसरा जो कि छोटा भाई है वो ड्रग डीलिंग का एक बहुत बड़ा क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन चलाता है। और वो कहता है कि अगर मुझे अपना प्यारा सपने जैसा जीवन को जीना है तो फिर मुझे इन लोग के झगड़े में नहीं पड़ना होगा। और वो चुपके से धीरे धीरे वैसे ही बैठे बैठे भाई बाहर निकल जाता है। हमें दिखाया जाता है कि पीछे पूरी की पूरी स्टडी ही तबाह हो गई रहती है और वो चुपचाप से अपना बाहर आया रहता है। और भाई ये अपना प्यारा एवन उसके सिर को जो एकदम पूरी तरीके से चोटिल है उसको एकदम साफ कर रहा होता है। अपना एलोन बोलता है कि मैं डिटरमाइंड हूँ कि मैं एक हैप्पी लाइफ जीऊंगा एज अ इलेजिमेट चाइल्ड। भाई ये अपने रूम में आकर के ऐसे गिरता है जैसे अब ये मरने ही वाला हो। एवन बोलता है कि ये जो दूसरा बच्चा हमने बचाया है ये भी काफी अजीब है। और ये बोल के भाई वो खुद से खुद ही सोचने लगता है कि भाई ये दिन भर तो घर में पड़ा रहता है, कहीं बाहर नहीं जाता, तो फिर इसको जितने भी ट्रैफिकिंग हो रही है, जितने भी एक्सपेरिमेंट्स ह्यूमन एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं उनके बारे में ये सब पता क्या चलता है। और ऊपर से भी ये एकदम स्पेशल बच्चों को कैसे सिलेक्ट करता है जो कि इतने ज्यादा पावरफुल होते हैं। वो सोचता है भाई इस बंदे को देखने से ऐसा लग रहा है कि ये खुद को ही अब बड़ी मुश्किल से जिंदा रख रहा है, तो आखिर ये उन बच्चों को खोजता कैसे है। और अपना जो एलन होता है वो भी कहता है, तुम उसे अजीब कह रहे हो, तुम्हें उसे अजीब नहीं, तुम्हें उसे एपोक्लिप्टिक कहना चाहिए। वो बताता है कि कार्लियल किंगडम जो कि पूरे किंगडम का एक सेंटर है और जिस बच्चे को अभी हमने ह्यूमन ट्रैफिकिंग से बचाया है वो है ड्यूस मैकेलियन। ये हमारे गेम का सेकंड बॉस है। और हमें एक बच्चे का सीन दिखाया जाता है जो कि एकदम लिटरली जेल के अंदर बंद है। ठीक है, वो बताता है कि इस बच्चे को बेच दिया गया था एज अ चाइल्ड लेबर और इससे बहुत बुरी तरीके से चाइल्ड लेबर कराया जाता है। बाद में यही बच्चा सिन ऑफ स्लॉथ बनता है और अपने किंगडम के प्रति जो
उसकी हेट्रेट रहता है, उसी को निकालने के लिए ये सबको लिटरली बहुत बुरी तरीके से काट देता है। बताता है कि काफ़ी सारे प्लेयर्स इस चीज़ को देख कर के काफ़ी ज़्यादा मतलब डिप्रेशन और ट्रॉमाटाइज़ हो गए थे, क्योंकि ये गेम का सबसे ज़्यादा वॉयलेंट पार्ट था। वो बताता है कि भले ही सब लोग उसे सिन ऑफ स्लॉथ कहते हैं, लेकिन मुझे तो लगता है कि वो सिर्फ़ एक मज़दूर है। एक ऐसा मज़दूर जिसको उसका पेमेंट चाहिए, और वो भी पेमेंट कई सारे फ़ोल्ड्स में, कई गुना में चाहिए। वो जो कुछ भी काम करता है उसका डबल करता है। भले ही उसके साथ तुम बुरा करो तो उसका कई गुना तुमको बुरा करके देगा, और अगर तुम अच्छा करोगे तो तुम उसके साथ कई गुना अच्छा करके देगा। इसीलिए मैंने इससे बार-बार कहा है कि तुम उसके साथ अच्छा करना, ताकि वो बाद में कई गुना अच्छा करके दे हमें। और ये सब याद करके लिटरली उसके हाथ काँप रहे होते हैं। वो कहता है मैंने उसे ऑर्फनेज में इसलिए भेजा है क्योंकि अभी राइट टाइम नहीं है। और इस पे अपना एवन भी बोलता है कि हाँ, मुझे ऐसा लगा ही था कि आप यही बात बोलेंगे। वैसे जो अयोध्या है वो दूसरे बच्चे का भी काफ़ी ज़्यादा ख़्याल रख रही है, और इसे हमें बताया जाता है कि भाई वो अयोध्या के साथ चिट्ठी-विट्ठी लेता देता रहता है, और वो हमें दिखाया जाता है कि वो भाई अयोध्या को एक चिट्ठी लिख के भेजा रहता है, और उसमें क्या होता है कि अयोध्या तुम कैसी हो? आज मेरे दूसरे भाई ने फिर से मुझे चेयर बना कर के रखा था। मज़े की बात है ना? ठीक है, और यही सब वो बात अयोध्या से लिख रहा होता है। वो उसे बोलता है कि हाँ, मैंने उसे कहा है कि जो दूसरे बच्चे आएँगे, जो दूसरा बच्चा है उस पे काफ़ी ध्यान देने के लिए। हमें ऑर्फनेज का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सारे बच्चे आपस में खेल रहे होते हैं, लेकिन पीछे एक बच्चा खड़ा होता है अकेले, जिसके पूरे बॉडी पे काउंटलेस स्कार्स हैं, पूरा बॉडी कटा हुआ है। तभी ये अपनी जो अयोध्या है ये सामने आती है, तो फिर बोलते हैं तुम ही हो ना, तुम अंदर से पूरी तरीके से टूटे हुए लग रहे हो। ठीक है, मैं तुम्हारे घाव को देख के बता सकती हूँ, ये शैडो गोड का काम है ना। और बोलती है कांग्रेचुलेशंस, तुम्हें ग्रेट मून ने चूज कर लिया है। और भाई वो एकदम पूरी मैनिपुलेटिव लग रही होती है, और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि भाई वो खुद मैनिपुलेट हो गई है। हाँ, भले ही इसको किसी ने मैनिपुलेट किया नहीं है, भाई अपना एमसी खुद को ही नहीं पता कि भाई मेरे नाम से इतने-इतने सब चर्चे हो रहे हैं। वो कहती है एक्सपीरियंस करो उस पावर को जिसने तुम्हें चुना है, और तुम्हारे अंदर जितना भी पावर है उसे अनलीज़ करो। और ये बोलते हुए भाई वो लिटरली उसको एकदम पावर देती है, और वो बताती है कि तुम अपना जो लॉयल्टी है ये ग्रेट मून को दे दो, और इसको देते ही तुम्हें एक ऐसी ताकत को मिलेगी जिसे तुम कभी सोच भी नहीं सकते। बहुत खूब, तो फिर अब मुझे अपना रिप्लाई भी लिख करके भेजना चाहिए। हमें एलॉन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो अभी भी थर्ड बॉस को खोज रहा होता है, तभी पीछे से गेट खोलता हुआ आता है एवन, और वो जोर से बोलता है अर्जेंट न्यूज़। ये जो जर्क, मेरा मतलब है कि अपने जो लॉर्ड टोनियो हैं वो तो टैम भूल गए, जिसको सुन करके एलॉन भी काफी ज्यादा एकदम आश्चर्यचकित हो जाता है, बोला हैं वो बेवकूफ मर गया। और हमें दिखाया जाता है अपना टोनियो, जिसको बुरी तरीके से एकदम घायल होकर के वो मरा रहता है, और उसको सोच करके मरता हुआ देख करके एलॉन भी सोच रहा था बहुत जल्दी मर गया। हमें फ्यूनरल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर उन लोगों के पापा एकदम मस्त बैठे रहते हैं बैडीज को लेकर के, और वो लोग क्या कहते हैं शिकायत भी कर रही होते हैं कि हमें भूख लगी है, हमें प्यास लगी है, क्या कर सकते हैं। इसको देख करके एलॉन भी अपना बोलता है कि हाँ ठीक है, कि माना कि एक डार्क फैंटेसी गेम था, लेकिन तभी भी अपने सन के फ्यूनरल पर लड़की लेकर के बैठना ये काफी मेस्ड अप बात है। लेकिन तभी भी टोनियो बहुत जल्दी ही टैं बोल गया। मुझे अच्छे से याद है कि गेम में जो लियो था वो बहुत टाइम बाद में टोनियो को मारता है, और मारने के बाद में एकदम बहुत ज़्यादा ड्रामा भी करता है। वो फिर लियो की तरफ देखता है जो कि बहुत ही ज़्यादा डेविलिश स्माइल दे रहा होता है। वो कहता है कि देखो तो भलाई से, ये बड़ी मुश्किल से अपनी जो इच्छाओं हैं, अपनी खुशी को रोक पा रहा होता है। वेल जैसा भी कुछ हो, मुझे तो सिर्फ 5 सीन पे ही ध्यान देना है। और हमें दिखाया जाता है 1 साल बाद का सीन, जहाँ पे बताया जाता है कि अब जो कि सक्सेसर का अब मसला ही हल हो गया है, क्योंकि लियो और टोनियो दो ही सीधा मतलब लेजिटिमेट चाइल्ड थे, और ये जो अपना एलॉन है ये इलेजिटिमेट चाइल्ड है, तो ये तो सक्सेसर में आ ही नहीं सकता। तो अब टोनियो पहले ही मर गया, तो अब सिर्फ बचा कि लियो। तो फिर टोनियो का भी जो ड्रग्स बिजनेस था उसको भी लियो टेक ओवर कर लेता है, और बताता है अपना एलॉन की हाँ उस समय के टाइम में मैं अयोध्या से मतलब लेटर के से बहुत ज़्यादा ही कांटेक्ट में रहा हूँ। वो बोलता है कि इस टाइम पे जो रिलेशनशिप हम लोग बना रहे हैं आपस में बातें करके, ये फ्यूचर में मुझे जरूर कहीं ना कहीं काम देने वाला है। हमें अयोध्या का दिखाया जाता है लेटर, जिसमें वो बताती है कि यूना जो है वो बहुत ज़्यादा लोगों की कॉपी करने में बढ़िया है। ठीक है, हिडान जो है वो वॉर गेम्स में बहुत बढ़िया है, और ड्यूस जो है वो पपेट को बहुत बढ़िया पपेट शो दिखाता है, और सब कोई बहुत बढ़िया से ही बड़े हो रहे हैं। ठीक है, और इसको देख करके अपना जो एलॉन होता है वो भी कहता है ओहो सारे बच्चे बढ़िया बढ़िया गेम खेल रहे हैं, कितने बढ़िया से जितने भी सेंस हैं ये सब बढ़ रहे हैं। और वो कहता है और
नीचे में लिखा रहता है कि यहाँ पे कुछ और पेट्रन्स बढ़ गए हैं, ठीक है। और इसको देख करके एलॉन भी कहता है कि एक छोटा सा ऑर्फनेज है, इसमें कितनी लोग दान कर रहे हैं और पेट्रन्स बन रहे हैं। और इसको देख करके एवन भी कहता है हाँ ये काफी अजीब है लेकिन बढ़िया न्यूज है। लेकिन एवन बोलता है कि जो कुछ भी हो, लेकिन आप जिसे खोज रहे थे उसे इंटेलिजेंस गिल्ड ने अब खोज ही दिया है। और इसको देख करके अपना क्या कहते हैं जो एलॉन होता है वो ऊपर से तो उसका कोई रिएक्शन ही नहीं है, रिएक्शनलेस है, लेकिन अंदर ही अंदर वो बहुत एकदम खुश हो रहा था और बढ़िया रिएक्शन देते हुए बोलता है कि फाइनली उस एंशिएंट टूम के बारे में हमें पता चल गया और अब मैं थर्ड बॉस को भी खोज सकता हूँ। वो कहता है कि आज का शाम कितना अच्छा है। तभी हमें दूसरी तरफ दिखाया जा रहा होता है कि कोई खुद से खुद के ही गर्दन में एक तलवार घुसा रहा है। मार्गोट का सीन दिखाया जाता है जो कि एक ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर रहता है। वहां पर से दो बंदे निकलते हुए बोलते हैं कि जो बड़ा वाला प्लेटियो आया है ये काफी जेनरस बंदा है भाई, अच्छे खासे पैसे दे रहा है हम लोग को, ठीक है। और इसने हम लोग का जो बंदे हैं इनको भी एक्सपेंड करने में मदद किया और बंदे लगभग कई 100 बढ़ गए हैं और मुझे तो अपने आगे काफी ज्यादा ब्राइट फ्यूचर दिखाई दे रहा है। और वो आगे देखता है और उसके आगे सिर्फ लाशें ही लाशें होती हैं, जिसको देख करके वो लोग भी एकदम परेशान हो जाते हैं। उन्हें दिखाया जाता है कि सारे बंदे आपस में चिल्ला रहे थे नहीं मेरा हाथ अपने आप ही मूव कर रहा है, कोई मेरी मदद करो। और यही नहीं उसके बगल वाला बंदा भी खुद से खुद के ही तलवार निकाल करके अपने अपने सब लोग गर्दन में घुसा देते हैं और सब के सब एक झटके में ही वहीं पर मर जाते हैं। हमें बाहर अंधेरे में एक परछाई को दिखाया जाता है जो कि हुड पहने हुए होता है। हमें बताया जाता है कि ये सेकंड सीन वाला बच्चा है जिसको अभी अभी रेस्क्यू किया गया है, ठीक है। तभी पीछे से अयोध्या आती है और कहती है कि बहुत खूब, फिर से एक बहुत बढ़िया पपेट शो तुमने दिखाया है। हमें दिखाया जाता है कि जो सेकंड सीन है ये अपने हाथ से कुछ वेब टाइप का, धागे टाइप का निकाल करके सबको कंट्रोल कर रहा होता है एज अ पपेट और सबसे एक दूसरे से ही एक दूसरे को मरवा देता है। वो कहता है ये सब तो ठीक है लेकिन क्या ये सब एक्शन का कोई मतलब भी है कि हम लोग बेमतलब का कर रहे हैं। तो फिर इस पे अयोध्या पूछती है कि क्या तुम उन लोगों को पिटी कर रहे हो। वो बोलता है कि नहीं, ये सब कच्चे नहीं थे जो कि ड्रग्स बेच करके लोगों की जिंदगियों को बर्बाद कर रहे थे, तो फिर मैं इनको पिटी तो नहीं कर रहा हूँ। लेकिन इस पे अयोध्या कहती है कि हाँ ये सब का मतलब जरूर है, ये उसके ग्लोरियस रिटर्न के लिए फाउंडेशन है। भाई ये फिर से मतलब मैन्युपुलेट करने लगी यार, मैन्युपुलेट करने लगी। वो कहती है कि हम उन्हें इस गंदी जगह पर नहीं बुला सकते हैं, हम उनके आने से पहले इस जगह को साफ कर देंगे। इस पे अपना सेकंड सीन भी कुछ समझता नहीं लेकिन बोलता है हाँ हाँ ठीक है समझ गया। और दोनों एक झटके में वहां से गायब हो जाते हैं और उनके जाने के बाद हमें जमीन पर दिखाया जाता है एक बहुत बड़ा ही मून का मार्क। और वो लोग कहते हैं कि हम ब्लू मून हमेशा से उसके स्वॉर्ड बन करके रहेंगे। हमें 2 साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एवन मरियल स्थिति में भाई चलता चलता आ रहा होता है, कहता है कि आखिर भाई वो है कहाँ। और लास्ट में वो खोज लेता है और तुरंत जाकर उसके सामने मरे हुए घोड़े की तरफ पड़ जाता है और वो कहता है कि यंग मास्टर तो आप यहाँ पर थे और मैं आपको हर जगह ढूंढ रहा था। हमें दिखाया जाता है एलॉन जो कि मैजिक को परफॉर्म कर रहा होता है और कांप जाता है उसको देख करके। वो कहता है कि ओ भाई एवन तुमने डरा ही दिया था। इस पर एवन भी बोलता है कि मैंने 5 बच्चों को ऑर्फनेज बढ़िया से पहुंचा दिया है। और इतना सुनते हैं भाई अपना एलॉन वो एकदम मुंह पकड़ के रोने लगता है और हमें एक सीन दिखाया जाता है भाई वो अपना मुंह पकड़ के एक जगह खड़ा होकर रो रहा है और उसके सामने में एवन मरे हुए आदमी की तरफ पड़ा हुआ है। वो कहता है फाइनली मैंने बचे हुए 3 सिंस को भी रेस्क्यू कर लिया है। और वो कहता है कि ठीक है तुमने बहुत बढ़िया काम किया और जितना मन अब उतना खाओ। और वो भाई कुत्तों की तरह उसके सामने जो डोनट्स होते हैं उसे फेंकने लगता है और भाई ये भी एवन भी ऊपर नीचे कूद कूद के नम नम हर जगह भाई एकदम खाया जा रहा है। वो तो स्टाइल मार मार के कुत्तों की तरह खा रहा है कुछ भी। और वो कहता है इस पर एलॉन अपने मन में सोच रहा होता है कि मैंने 3 बचे हुए जो सिन थे उनको क्या कहते हैं बहुत मुश्किल से और अपना जो गेम का नॉलेज था उसके मदद से उन्हें खोजा है। एवन पूछता है कि यंग मास्टर क्या आप खुश नहीं है, जिस पर एलॉन बोलता है कि हाँ मैं खुश हूँ ना। तो एवन बोलता है लेकिन आप तो दिख नहीं रहे हैं। इसमें एवन बोलता है कि देखो मैं स्माइल कर रहा हूँ और हमें जूम करके दिखाया जाता है कि एलॉन का जो लिप्स है वो थोड़ा सा ऊपर की तरफ मुड़ा हुआ है और जिसपे एवन बोलता है कि हाँ हाँ सही में आप तो हंस ही रहे हैं। एलॉन अपने हाथ स्ट्रेच करते हुए लेटते हुए सोचता है कि जो कि 5 सिन जो कि बचपन में अपने ट्रॉमा की वजह से 5 सिन बन जाते हैं, अब जो कि मैंने उन्हें बहुत पहले ही बचा लिया है तो फिर अब उस ट्रॉमाटाइजिंग इवेंट से नहीं गुजरेंगे और वो 5 सिन भी नहीं बनेंगे। मैं काफी ज्यादा डर रहा था कि मैं उन्हें खोजने में टाइम न लगा दूं क्योंकि अगर मैं उन्हें ब्रोकन स्टेट में खोजता हूँ तो फिर काफी ज्यादा दिक्कत होगा, लेकिन मैं उन्हें पहले ही खोज आया हूँ। वो एवन से पूछता है कि क्या
क्या हो रहा है, जो अपना ऑर्फनेज है उसका हाल चाल क्या है। एवन बोलता है कि सब कुछ वैसा ही, चिट्ठी यहाँ से आया है। बच्चे जो कि पहले ब्रोकन स्टेट में वहां पे पहुंचे थे, अब वो काफी ज्यादा हिल मिल गए हैं बच्चों के साथ में और काफी ज्यादा मस्त एकदम खेल रहे हैं। तो फिर इस पर एलोन बोलता है कि मुझे क्या लगा था कि जो अपना अयोध्या है वो इतना बढ़िया काम करेगी। वो मुझसे बोली थी कि आप प्लीज मुझे इन बच्चों का जो देखभाल करने का जिम्मेदारी मुझे दे दीजिए। इस पर एरॉन बोलता है कि किसी एक हिसाब से बोले तो अयोध्या जो है ये काफी बढ़िया बच्ची है। तो फिर इस पे एवन बोलता है कि हाँ, मुझे नहीं लगा था कि वो इतना बढ़िया काम करेगी। और हमें उन लोगों के मन का एक सिनेरियो को दिखाया जाता है कि ऑर्फनेज है, उसके सामने ग्राउंड है, वहां पे सारे बच्चे आपस में खेल रहे हैं। अयोध्या एक दूसरे जो कि सिन बनने वाली थी इन द फ्यूचर, जिसको बचा लिया गया है, उसका हाथ पकड़ के एकदम मस्त टोकरी में फूल तोड़ने के लिए जा रहे हैं। और वो एकदम सोच रहा है कि मैं कितना प्राउड हूँ भाई, ब्लश कर रहा है खुद में खुश, और सोच रहा है कि भाई कितना खुशी वाला बात है। जो कि 5 सेंस बनने वाले थे अपने ट्रॉमा की वजह से, अब वो एक नॉर्मल जिंदगी जीने वाले हैं और ये सिर्फ मेरे वजह से हो रहा है। तो फिर इस पर एवन बोलता है, जो कि अब हम लोग इस टॉपिक पर हैं ही, तो आप सही बताइए अब उन लोग बच्चों से कब मिलने वाले हैं, उन लोग से कब बात करने वाले हैं। इस पर एवन बोलता है कि अच्छा उस बारे में, उनमें सोचता है कि सही में बताऊं तो मैं उनसे कभी भी नहीं मिलने वाला हूँ, क्योंकि मुझे अभी भी गेम में वो सब याद है कि वो सब 5 सीन किस तरीके से बने थे और वो काफी ज्यादा मतलब डिस्टर्बिंग है। और यही मुझे ही नहीं, बाकी सारे भी जो गेम उस गेम को खेले हैं वो सब प्लेयर कहे हैं कि ये लोग जो 5 इविल बनने वाला पार्ट था वो काफी ज्यादा डिस्टर्बिंग था। और वो चीज मैं जब जब याद करता हूँ तब तक मुझे डर लगता है, भले वो बच्चे क्यों ना हो, लेकिन वो डर अभी भी मेरे अंदर है। और इस पर भाई वो मुंह छुपाता हुआ बोलता है कि देखते हैं, शायद लगभग यही 5 साल के लगभग में। इस पर एवन बोलता है अच्छा अच्छा, देखते हैं। एलॉन सोचता है जो कुछ भी हो, अब इस डार्क फैंटेसी गेम में मुझे अपने खुद के स्किल्स को बढ़िया बनाना है ताकि मैं खुद को प्रोटेक्ट कर सकूं। अब इस पर अपना एवन पूछता है कि यंग मास्टर, क्या कभी आपने क्या ब्लू मून के बारे में सुना है। इस पर एलॉन बोलता है कि नहीं मैंने तो ऐसा कुछ नहीं सुना। तो इस पर एवन बोलता है कि ये जो ग्रुप है ये काफी ज्यादा फेमस है क्योंकि ये क्रिमिनल्स को मारता है। इस पर एलॉन भी बोलता है कि अच्छा तब तो बहुत बढ़िया काम कर रहा है, गंदगी को हटा रहा है। लेकिन वो मन में सोचता है क्योंकि मैंने गेम में ऐसा कुछ ग्रुप के बारे में नहीं सुना, तो ये कुछ टाइम के लिए आए हैं फिर बाद में खत्म हो जाएंगे। लेकिन इस पर अपना एवन बोलता है कि यंग मास्टर वो नोबल्स को भी खत्म करते हैं। तो फिर मुझे लगा कि आपने कभी सुना होगा। और भाई ये सुनते ही अपना एलॉन लिटरली इतना ज्यादा डर जाता है कि वो मैजिक करना ही भूल जाता है और तुरंत बोलता है कि एवन, अब से तुम मेरे बेड के बगल वाले कमरे में सो रहे हो। में ऑर्फनेज का सीन दिखाया जाता है जिस पर अपनी अयोध्या आती है। वो बोलती है कि चलो अब इस हफ्ते का मुझे अपडेट दो, नॉर्थ का बताओ, नॉर्थ में क्या हुआ है। यहाँ पर एक कैट गर्ल एक बात अपने बोलती है कि मैंने तोड़ दिया, जितने भी ह्यूमन ट्रैफिकर्स हैं उनके मैंने सिरों को बहुत बढ़िया से तोड़ा हुआ है। और ये जो नया कपड़ा जो कि रेनी में मुझे बना करके दिया है ये मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। ये बताया जाता है कि ये है सिन ऑफ प्राइड सोलन। और इस पे बगल में एक किताब पढ़ रही हुई एक बच्ची बोलती है कि मैंने जितने भी लाश है उन्हें बहुत बढ़िया से मतलब डिसॉल्व कर दिया है। हमें बताया जाता है कि ये बच्ची है सिन ऑफ ग्रीड रेनी। वहीं पर एक सफेद बाल वाला बच्चा होता है, वो बोलता है कि मैंने साउथ का भी एकदम बढ़िया तरीके से केयर कर दिया है और वहां पर जितने भी ह्यूमन एक्सपेरिमेंट वाले थे उन लोग का तो भाई मैंने ऐसा कचूमर बनाया है कि उनमें से उन कीड़ों का कुछ भी नहीं मिलेगा। हमें बताया जाता है कि ये सिन ऑफ ऑब्सेशन रेडन, ठीक है। और इसको सुनते ही अपना जो अयोध्या होती है वो बोलता है बहुत खूब, अब ग्रेट मून जैसा चाहते थे वैसे ही सब कुछ चल रहा होता है। हम लोग एग्जिस्ट ही इसलिए करते हैं ताकि हम उन्हें सर्व कर सकें। और ये वो बोल रही होती है और हमें बताया जाता है कि ये है सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन जो कि ब्लू मून की पूजा करते हैं और इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है ब्लू मून। तभी बोलता है उसमें से एक, लेकिन एक दिक्कत है। ये सुनते ही भाई अयोध्या एकदम गुस्सा हो जाती है। वो कहती है कि उनके गाइडेंस के खिलाफ जाने वाला ऐसा कौन है, ऐसा क्या दिक्कत हो रहा है। इसको बोलते ही भाई जो हमारा ब्लू वाला बाल बच्चा जिसको बचाया गया था पहले, वो क्या था कि इस टाइम पे जो एवलॉन फैमिली है उसका हेड सबसे एल्डेस्ट सन है ना। और मैंने साउथ का साफ करते हुए मुझे एक बहुत ही डेंजरस नोट मेरे हाथ लगा है। मुझे ऐसा लगता है कि जो एवलॉन फैमिली का हेड है वो ग्रेट मून को मारना चाहता है। और ये सुनते ही भाई अयोध्या एकदम इतना डेंजरस ऑरा एमिट करती है कि जितने भी वहां पे बाकी सारे बच्चे रहते हैं वो सब कांप जाते हैं। हमें नोट दिखाया जाता है जिसमें लिखा रहता है कि जैसे ही एल्डर काउंट मरेंगे वैसे ही तुम तीसरे बेटे को चुपचाप जहर दे देना। और ये सुनते हैं देखते ही भाई वो इतना डेंजरस ऑरा एमिट कर रही होती है और कहती है कि ओ तो फिर ये सच था। आज के लिए बस इतना ही। आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर लिखिएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए बाय।